हाय, वेलकम बैक। आई होप स्टील के सॉल्यूशंस की ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है। आपके इस सीरीज के रिगार्डिंग कुछ भी फीडबैक हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 61। यहाँ पे पूछा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल्स कॉलम सेक्शन होगा वो क्या होगा। कॉलम सेक्शन की हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कि उसका आई की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो क्रिटिकल लोड जो होता है वो होता है ये, या फिर आप स्लेंडरनेस रेशियो से भी देखें तो एल अपॉन आर होता है, और आर यहाँ पे है रेडियस ऑफ गायरेशन है आई अपॉन ए का रूट। तो अगर आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो कॉलम जो लोड कैरी कर सकता है वो ज्यादा होगा। और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे जो गिवन है उनको कंसीडर करें, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे गिवन है रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर हम देखें तो इस एक्सिस के अबाउट तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ज्यादा, बट इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो काफी कम होगा। और मैक्सिमम केसेस में कॉलम की जो कंडीशंस वो ऐसी होती हैं कि वो किसी भी डायरेक्शन में बकलिंग के लिए फ्री है। तो ऐसे केसेस में एक तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी जनरल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारी बनती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसकी सारी एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इक्वल हो, क्योंकि अगर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये बकल नहीं होगा, बट ये वाई वाई डैश के अबाउट बकल हो जाएगा। तो फिर ये ज्यादा स्ट्रेंथ कुछ काम की नहीं है हमारे लिए। तो बेस्ट सेक्शन वो होगा जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका दोनों एक्सिस के अबाउट सेम हो। तो सॉलिड राउंड का एक केस आता है। सॉलिड राउंड को अगर हम बात करें तो जैसे ये सॉलिड है और ये राउंड है, अगर ऐसा एरिया है, इस केस में एक कंडीशन तो फुलफिल हो पा रही है कि आई जो है वो एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों के अबाउट सेम है, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम दूसरे किसी सेक्शन से कंपेयर करें, जैसे कि ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन वो होता है जो कि अंदर से होलो। अब हमने सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का एक तो ये सॉलिड सेक्शन लिया, एक तो सॉलिड सेक्शन लिया, दूसरा होलो सेक्शन लिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जितना एरिया एक्सेस से ज्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, अगर इनका क्रॉस सेक्शन जो है वो एरिया सेम भी है, फिर भी इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक्सेस है, इससे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे जो मास है वो ज्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो सेक्शंस गिवन है उनमें सबसे बेस्ट है वो ट्यूबुलर सेक्शन है। फ्लैट स्ट्रिप को हम यूज नहीं करते क्योंकि एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही कम होता है। जैसे कि ये कोई स्ट्रिप है तो इस एक्सिस के अबाउट तो फिर भी इसका सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन वाई वाई डैश की एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे इसका, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा कम होगा। तो बेस्ट होता है ट्यूबुलर सेक्शन, क्योंकि इसमें एरिया है वो मास जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में ज्यादा होगी तो आई ज्यादा होगा, और आई की वैल्यू सेम होगी दोनों एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी ट्यूबुलर सेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। यहाँ पे पूछा है कि कंप्रेशन मेंबर कौन कौन से टाइप के एंगल सेक्शन हो सकते हैं। तो आई होप आपको एंगल सेक्शन तो पता होगा। तो ये है एक एंगल सेक्शन। हम एज ए कंप्रेशन मेंबर सिंगल एंगल सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, और हम दो एंगल्स का बिल्टअप सेक्शन भी यूज कर सकते हैं एज ए कंप्रेशन मेंबर। दो एंगल्स का अगर हम यूज करेंगे, ये है एक डबल एंगल स्ट्रट, जिसमें क्या हो रहा है कि ये गजेट प्लेट है बीच में जो ब्लैक कलर की है, इस गजेट प्लेट की हेल्प से दोनों जो एंगल्स है उनको कनेक्ट किया गया है, और एज ए कंप्रेशन मेंबर यहाँ पे जो अब सेक्शन बना है ये, इसको हम यूज करेंगे। तो सिंगल एंगल स्ट्रट, डबल एंगल स्ट्रट समझ आ गया। नेक्स्ट है कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। तो जैसे कि हम बीम के केस में पढ़ते हैं, एक तो सिंपली सपोर्टेड होता है, तो वैसा अगर है कॉलम सेक्शन जो कि दो जॉइंट्स के बीच में ही रन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एंगल स्ट्रट। और अगर ऐसा मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर ऐसा स्ट्रट है
जो कि दो से ज्यादा जॉइंट्स के बीच में कंटिन्यूअस है। जैसे कि एक स्ट्रट है जिसमें एक जॉइंट यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूअस बोल देंगे। अगर सिंपली दो एडजेसेंट जॉइंट्स के बीच में ही अगर है कोई स्ट्रट एक्सटेंड हो रहा है, वो सिर्फ एक जॉइंट यहाँ पे है, एक जॉइंट यहाँ पे, इनके बीच में एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो जो कंप्रेशन मेंबर है वो डिसकंटिन्यूअस सिंगल भी हो सकता, एंगल स्ट्रट हो सकता है, डबल भी हो सकता है और कंटिन्यूअस मेंबर भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। यहाँ पे पूछा है कि कोई डबल एंगल स्ट्रट है जिसमें एंगल्स हैं वो प्लेस्ड हैं बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू बोथ द साइड्स ऑफ गजेट प्लेट। तो ये वैसा ही है जैसे कि पिछले में हमने ये डायग्राम बनाया था। ये गजेट प्लेट है, एक एंगल इसके लेफ्ट साइड है, दूसरा इसके राइट साइड है। एक तो इस टाइप का कनेक्शन पॉसिबल है, एक नेक्स्ट वाले में डिफरेंट टाइप का, वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है कि एक तो जॉइंट है वो इस तरीके से है और दूसरा नॉट लेस देन 2 रिवेट्स वहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.85 L। L है वो लेंथ है उन दोनों के बीच की, जॉइंट्स के बीच की, तो इफेक्टिव लेंथ होगी वो 0.85 L होगी इस केस के लिए जिसमें कि नॉट लेस देन 2 रिवेट से कनेक्टेड है। वैल्यू आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। 64 में केस है कि बैक टू बैक कनेक्टेड है एंगल सेक्शंस बट कनेक्टेड ऑन वन साइड ऑफ गजेट प्लेट। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा होगा कि नीचे तो ये गजेट प्लेट है और गजेट प्लेट के एक ही साइड दोनों एंगल्स को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसा कनेक्शन है। हमसे जो पूछा है यहाँ पे वो पूछा है कि अगर ऐसा है तो उस केस में जो अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस है उसको कितना परसेंट से रिड्यूस करते हैं। तो अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस हम निकालते हैं LE/R के अकॉर्डिंग। जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसके हम LE/R स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं और उस स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग कोड में हमें वैल्यू गिवन होती है, वो वर्किंग स्ट्रेस है। बट अगर इस टाइप का केस है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं, जो वर्किंग स्ट्रेस कोड में गिवन है हम उसको कुछ परसेंटेज से रिड्यूस करते हैं और ये होता है जो रिडक्शन किया जाता है यहाँ पे वो होता है 80%। तो यहाँ पे आंसर होगा, मतलब अगर वर्किंग स्ट्रेस अलाउड है वो अगर FC है तो यहाँ पे हो जाएगा उसका 80%, 0.8 FC तक ही हम वर्किंग स्ट्रेस यहाँ पे अलाउ करेंगे। और ये जो है ये बेसिकली होता है जब सिंगल एंगल स्ट्रट है, सिंगल रिवेट से कनेक्टेड है। 4 टाइप के केसेस बन सकते हैं। डबल एंगल स्ट्रट प्लेस्ड बैक टू बैक, जैसे अभी वाले में है सिंगल साइड, जैसे पिछले वाले में था। 2 डिफरेंट केस हो गए। तो अगर ऐसा वाला केस है तो हम सिंगल एंगल स्ट्रट के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन करते हैं। तो अगर सिंगल एंगल स्ट्रट सिंगल रिवेट से कनेक्टेड है तो भी 80% को कहने का मतलब ये है कि अगर वैसा क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है। और जब डबल एंगल स्ट्रट जो है, जो पिछले क्वेश्चन में था कि बोथ साइड ऑफ गजेट प्लेट था, तो उस केस में कोई रिडक्शन नहीं किया जाता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है 80%। और ये सेम होती है सिंगल एंगल सिंगल रिवेट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है टेकिंग रिवेट्स के रिगार्डिंग और पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो टेकिंग रिवेट होता है वो इस पर्पज से प्रोवाइड किए जाते हैं कि जब 2 मेंबर कनेक्ट किए हुए हैं तो वो एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करें। तो इस पर्पज से कुछ हम रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी स्पेसिंग नॉर्मल जो कनेक्शन वाले रिवेट है उनसे काफी ज्यादा होती है और हम उनको स्टिचिंग रिवेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम जो रिवेट्स टेकिंग रिवेट्स ले रहे हैं हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी फोर्स टेकिंग रिवेट्स नहीं कैरी कर रहे हैं। और अगर कोई फोर्स टेकिंग रिवेट्स नहीं कैरी कर रहे हैं तो जब हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेसेस वगैरह तो वहां पे हम टेकिंग रिवेट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला है कि टेकिंग रिवेट्स को हम यूज करेंगे अगर कहीं पे एक ये करेक्शन है, यहाँ पे मिनिमम नहीं है मैक्सिमम है। टेकिंग रिवेट्स को हम यूज करेंगे अगर कहीं पे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिवेट, जैसे ये रिवेट है इसका एडजेसेंट रिवेट है, इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 12t या 200 से एक्सीड कर रही है
तो उस केस में हम टैकिंग रिवेट्स यूज करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि कंप्रेशन मेंबर के केस में जो पिच होती है मैक्सिमम वो 12T या 200 mm होती है। तो कहीं पे ये नहीं फॉलो हो रहा है तो हम वहां पे टैकिंग रिवेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। ऑप्शन सी में गिवन है कि हम थ्रू आउट द लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे, और इसलिए हम उनको प्रोवाइड करेंगे कि टू कंपोनेंट्स से जो एक कंप्रेशन मेंबर बना हुआ है वो एक्ट करे एज ए सिंगल मेंबर। तो यही पर्पज है टैकिंग रिवेट्स का। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी, ये डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। इसमें पूछा है कि कोई प्लेट है वो एक्सपोज टू वेदर है, तो टैकिंग रिवेट्स की पिच है वो किससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो दो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। एक तो अगर एक्सपोज्ड नहीं है वेदर को तो उस केस में तो पिच होगी वो 32T और 300 mm, इनमें से जो लेस होगी वो होगी। और जो एक्सपोज टू वेदर है उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी 16T और 200 mm। ये है जब एक्सपोज टू वेदर है। तो यहाँ पे एक्सपोज टू वेदर का पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है। ये है कि चैनल सेक्शन का कोई बिल्टअप कॉलम होगा, तो उसके रिगार्डिंग है कि वहां पे अगर लार्जर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं रिक्वायर्ड है उस केस में किस टाइप का बिल्टअप सेक्शन हम यूज करेंगे। तो कॉलम के 3 टाइप के बिल्टअप सेक्शन पॉसिबल है। एक ये अरेंजमेंट है जिसमें कि चैनल सेक्शन है वो बैक टू बैक रखे गए हैं। इसको फ्लेंजेस आउटवर्ड भी बोला जाता है क्योंकि फ्लेंजेस है वो इसकी बाहर की तरफ है। नेक्स्ट वाले में भी सेम ऐसा ही अरेंजमेंट है, बट अगर कहीं पे आई की वैल्यू ज्यादा रिक्वायर्ड है तो हम चैनल सेक्शंस को एक डिस्टेंस पे रख सकते हैं। यहाँ पे एस स्पेसिंग दे दी है इन दोनों के वेब वाले पोर्शन के बीच में। जो थर्ड वाला है सी, यहाँ पे चैनल सेक्शंस को रखा गया फेस टू फेस, जहां पे फ्लेंजेस बिल्कुल पास पास है, वेब वाला पोर्शन है वो दूर है। फेस टू फेस वाले को टो टू टो कनेक्शन भी बोला जाता है और फ्लेंजेस इनवर्ट्स भी इसी को बोला जाता है। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो तीनों का ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि फ्लेंजेस हैं वो तीनों की इक्वली डिस्टेंस पे है और वेब है उसके मिड से उसके बीच से एक्सिस पास हो रही है, तो वेब का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। बट अगर वाई डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इस बैक टू बैक वाले का काफी कम आएगा, क्योंकि इसमें वेब वाला पोर्शन है वो बिल्कुल पास पास है। तो वेब वाला जो पोर्शन है उसके लिए आर की वैल्यू काफी कम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ए आर स्क्वायर, तो आर कम होने के कारण वेब वाले पोर्शन की आई की वैल्यू कम हो जाएगी। सेकंड वाले में देखें तो फर्स्ट से तो ज्यादा होगा, बट यहाँ पे भी वाई डैश वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा कंपेयरिंग टू सी। अगर सी वाले को देखें तो सी का वेब वाला पोर्शन काफी ज्यादा दूर है, तो फ्लेंजेस तो उतनी डिस्टेंस पे जितना इस पे था अगर स्पेसिंग नहीं दी गई है तो। बट वेब वाला पोर्शन है वो काफी दूर है एक्सिस से, तो वेब वाले पोर्शन का भी सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा और फ्लेंजेस का भी होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस तरीके से फेस टू फेस रखे हुए चैनल सेक्शन का वो काफी ज्यादा होगा कंपेयरिंग टू ए एंड बी। अगर हम यहाँ पे स्पेसिंग भी दे देते हैं, सी वाला जो है इसमें स्पेसिंग भी दी जा सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर सेम स्पेसिंग हो तो हम बी और सी को देखें तो सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश के अबाउट ज्यादा होगा, क्योंकि अभी स्पेसिंग वेब से डिस्टेंस इतनी है, अगर यहाँ पे बीच में हमने स्पेसिंग दे दी तो ये डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम अरेंजमेंट चूज करते हैं कि हमें कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है। अगर ग्रेटर वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या हम कह सकते हैं ग्रेटर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन रिक्वायर्ड है, उस केस में ये वाला चूज किया जाता है। अगर ग्रेटर वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड है तो ये बैक टू बैक वाला चूज किया जाता है, क्योंकि इसमें लेसिंग की रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन बी है, जो कि गलत है। किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ए में भी तो फ्लेंजेस आउटवर्ड है,
बट फ्लेंजेस तो आउटवर्ड बी में भी है, तो बी उतना एक्यूरेट नहीं है इस कंडीशन के लिए। इस वाली कंडीशन के लिए सबसे ज्यादा सही अरेंजमेंट होता है ऑप्शन ए। तो बी उतना स्पेसिफिक नहीं है, बी ए और बी दोनों के लिए, सॉरी सी वाला ए और बी इस वाले अरेंजमेंट और इस वाले दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बट बैक टू बैक अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स हम इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि मोस्ट एक्यूरेट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। एक तो यहाँ पे करेक्शन है, आउटस्टैंडिंग लेंथ नहीं, ये विड्थ पूछी गई है यहाँ पे कि कंप्रेशन मेंबर में जो कि कंसिस्टिंग है चैनल्स से, तो उसकी जो आउटस्टैंडिंग विड्थ होगी वो कितनी होगी। तो एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया बीसी पुणे में एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज का पेज गिवन है, उसमें वहां पे गिवन है कि डिफरेंट टाइप के सेक्शंस हैं, तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग विड्थ है वो कितनी होती है। वो पेज में एक बार शो कर देती हूँ आपको, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इसके, और इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकते, बट ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये पूछा है विड्थ ऑफ द आउटस्टैंड ऑफ मेंबर्स, और ऑप्शंस भी जो वहां पे गिवन है वो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एज टू द रो ऑफ रिवेट्स, जो कि होता है प्लेट्स के केस में। अगर एंगल्स, चैनल्स, जेड सेक्शंस या स्टेम ऑफ टी सेक्शंस हैं, तो विड्थ ऑफ आउटस्टैंड जो होगी वो नॉमिनल विड्थ होगी, और फ्लेंज, बीम एंड टी सेक्शंस जो है उनकी विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग होगी वो हाफ द नॉमिनल विड्थ होगी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा चैनल सेक्शन का, तो चैनल सेक्शन का हो जाएगा नॉमिनल विड्थ। ऑप्शंस देखते हैं हम, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉमिनल विड्थ ऑप्शन बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में गिवन है कि कोई स्टांसन है जिसकी अनसपोर्टेड लेंथ है वो 4 मीटर है, और उसकी लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो 5 है, और हमें कैलकुलेट करना है स्लेंडरनेस रेशियो। अगर L अनसपोर्टेड लेंथ है तो K इंटू L इक्वल होता है L इफेक्टिव के, और ये K डिपेंड करता है एंड कंडीशंस पे। यहाँ पे कुछ भी एंड कंडीशंस का मेंशन नहीं किया गया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि एंड जो दोनों हैं वो बहुत हिंज्ड एंड है, और हिंज्ड एंड है अगर बोथ हैंड, तो उस केस में K की वैल्यू हो जाती है 1। तो हम LE को ले लेंगे L के इक्वल, तो ये 4, और मान रहे ये मेंशन नहीं किया है बट ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो 400 सेंटीमीटर हो गया L इफेक्टिव। स्लेंडरनेस रेशियो होता है LE बाई रेडियस ऑफ गायरेशन, तो 400 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 80, जो कि गिवन है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन 170 में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है एक सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट का, जो कि है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस यहाँ पे गिवन है वो है 625 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी इस मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो है उसके अकॉर्डिंग कोड में जो वर्किंग स्ट्रेस गिवन है वो 625 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमसे यहाँ पे सेफ लोड पूछा गया है। तो ऐसा केस जहाँ पे सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट हो, वहां पे दो केसेस पॉसिबल है, या तो ये 2 या 2 से ज्यादा रिवेट से कनेक्टेड है। अगर ऐसा हुआ तो अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस है वो यही हो जाएगा 625, जो कि इस स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग गिवन है। दूसरा केस हो सकता है कि सिंगल रिवेट से कनेक्टेड है, उस केस में वर्किंग स्ट्रेस जो होगा वो इसका 80% होगा। तो हमें अज्यूम करके पहले एक केस का निकालना पड़ेगा, जैसे कि पहले आपने अज्यूम कर लिया कि 2 या 2 से ज्यादा रिवेट से कनेक्टेड है, तो इस केस में सेफ लोड हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, और स्ट्रेस वही होगा जो कि ये स्ट्रेस है अगर 2 से ज्यादा रिवेट्स हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा रिवेट्स हैं, तो 625 इंटू 30, तो ये आएगा कुछ 18.75, जो कि एग्जैक्टली ऑप्शंस में नहीं अवेलेबल है। तो हमें दूसरे ऑप्शन के लिए ट्राई करना पड़ेगा कि मे बी ये सिंगल रिवेट से कनेक्टेड हो। अगर सिंगल रिवेट से कनेक्टेड हो उस केस में सेफ लोड होगा वो होगा अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस, जो कि होगा इसका 80%, तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 625, तो ये तो हो गया अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई 30, और टन में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी ऊपर वाले में भी है कन्वर्जन,
1000 से डिवाइड, तभी 18.75 आया है। तो यहाँ पे करेंगे तो आएगा 15 टन। 15 टन यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन सी में, तो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 3-4 डिफरेंट टाइप के केसेस हैं जिनके लिए एल इफेक्टिव और अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस दोनों ही काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो टेबल आपको शो करती हूँ, टेबल आपने अपने नोट्स में बनानी है और याद रखनी है वो सारी चीजें। तो ये है वो टेबल। अगर कंटिन्यूअस स्ट्रेट हुआ तो उस केस में सिंगल हो, डबल हो, कितने भी रिवेट्स हो, सेम रहेगा। ये 0.721 एल इफेक्टिव लेंथ होगी और अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो सिग्मा एसी ही रहेगा, जो कि कोड में उस स्लेंडरनेस रेशियो के कोरस्पॉन्डिंग वर्किंग स्ट्रेस है। अगर डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल हुआ विथ 1 रिवेट, तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ 1 होगी और ये अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ये 0.8 सिग्मा एसी होगा। ये कुछ ऐसा है कि अगर सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ 1 रिवेट है तो उस केस में ये हिंज्ड जैसा एंड कंडीशंस बनती हैं। अगर हिंज जैसी एंड कंडीशन है तो इफेक्टिव लेंथ एल के इक्वल होती है। अगर सिंगल एंगल ही है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट है विथ मोर देन 1 रिवेट या वेल्डेड है, उस केस में ये होगा 0.85 एल और अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस में कोई रिडक्शन नहीं होगा। डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक, जैसे ये गजेट प्लेट है, एक एंगल इधर की साइड कनेक्टेड है, एक इधर की साइड कनेक्टेड है, बोथ साइड में कनेक्टेड है अपोजिट साइड में, तो इफेक्टिव लेंथ होगी 0.7 to 0.85 एल होगी और वर्किंग स्ट्रेस अलाउेबल सिग्मा एसी होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस दूसरा केस है, जैसे कि ये गजेट प्लेट है और दोनों एक ही साइड कनेक्टेड है, तो इस केस में हम ये वाली वैल्यूज लेते हैं। आपको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है इसमें जो गाइडलाइन है। अगर डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट हुआ जो कि सेम साइड ऑफ गजेट प्लेट दोनों एंगल्स कनेक्टेड हैं, तो जैसा सिंगल रिवेट डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रेट में होता है वैसे ही होगा इफेक्टिव लेंथ और अलाउेबल स्ट्रेस। मोस्टली ये रेंज वाली जो वैल्यूज है ये नहीं पूछी जाती है, ये जो वैल्यूज है ना जिनमें एक एक वैल्यू गिवन है यही पूछी जाती है, तो इतना याद कर लो वो भी सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट 71 में पूछा है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेटरल सिस्टम होते हैं जो शेयर फोर्स को कैरी करते हैं बिल्टअप कॉलम्स में, वो कौन से सेक्शंस होते हैं। तो लेटरल सिस्टम जो होता है शेयर फोर्स कैरी करने के लिए वो होता है लेसिंग और बैटन्स। और इन जनरल तो वैसे मोस्टली हम क्वेश्चंस वगैरह में आपने अगर किए हैं बीटेक टाइम पे तो मोस्टली हम फ्लैट प्लेट से यूज करते हैं या कभी कभार एंगल्स भी यूज कर लिए जाते हैं, बट फिर भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि बीसी पुनमिया की बुक है उसमें मेंशन किया हुआ है कि लेसिंग में हम प्लेट भी यूज कर सकते हैं, एंगल भी यूज कर सकते हैं, चैनल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही बैटन्स में भी मोस्टली फ्लैट प्लेट्स यूज की जाती हैं, बट एंगल, चैनल और आई सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि स्टील फ्लैट है, एंगल्स भी फ्लैट के जितना यूज होता है, चैनल थोड़ा कम यूज होता है, बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कि अकॉर्डिंग टू IS 800-1871, ये पुरानी बुक है तो पुराने कोड का लिखा हुआ है यहाँ पे, बट अभी जो लेटेस्ट वाला है 2007 उसमें भी सेम है ये कि लेसिंग बार है वो जो रेजिस्ट कर रही है ट्रांसवर्स शियर फोर्स वो एक्सियल लोड का कितना % है। जैसे कि ये कोई कॉलम है, ये लेसिंग है, तो ये जो लोड अगर P है तो लेसिंग या बैटन्स जो होते हैं, लेसिंग बार्स जो है, ये जो लेसिंग बार है इनको हम डिजाइन करते हैं कि ये इस P का 2.5% लोड, एक्सियल लोड या जो है P उसका 2.5% एज ए ट्रांसवर्स शियर फोर्स ये लेसिंग बार से ये कैरी करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफी फ्रीक्वेंट पूछा जाता है क्वेश्चन और हर बुक में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 में पूछा है कि कोई सिंगल फ्लैट लेसिंग है तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो ये गाइडलाइन गिवन है दोनों के लिए। अगर सिंगल लेसिंग है तो टी है वो L/40 से कम नहीं होना चाहिए, और अगर डबल लेसिंग है, ये है सिंगल लेसिंग के केस में, अगर डबल लेसिंग है तो उस केस में टी है वो L/60 से लेस नहीं होना चाहिए, और L यहाँ पे है ये लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगल लेसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा डबल लेसिंग के लिए,
तो डबल लेसिंग का हो जाएगा कि L/60 से कम नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे करेक्शन है आंसर्स में, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इससे कम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसे आएगा, कट आएगा यहाँ पे, इट शुड नॉट बी लेस देन L/60, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बट ये करेक्शन सारे ऑप्शंस में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75। क्वेश्चन 75 में पूछा गया है कि परफोरेटेड कवर प्लेट्स को हम कौन से बिल्टअप सेक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली परफोरेटेड कवर प्लेट्स हैं एक सब्स्टिट्यूट है लेसिंग और बैटन्स का। इंडियन स्टैंडर्ड कोड में इसके बारे में कुछ गिवन है नहीं, इसलिए हम इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं और हम इसका यूज भी नहीं करते हैं। कुछ फॉरेन के कोड्स हैं जहां पे प्रोविजन है लेसिंग और बैटन्स की जगह परफोरेटेड कवर प्लेट्स यूज करने का। ये सबसे बेस्ट होता है 4 एंगल सेक्शन, अगर बॉक्स सेक्शन बना रहे हैं, 4 एंगल सेक्शन लेके एक बॉक्स सेक्शन बनाया गया है, इस टाइप का बिल्टअप सेक्शन हो तो उसके लिए परफोरेटेड कवर प्लेट्स हैं वो बेस्ट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 एंगल सेक्शन हमने यूज किए हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और इनसे एक बिल्टअप सेक्शन फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पे जैसे लेसिंग और बैटिंग प्रोवाइड करते हैं, बैटन्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी जगह ही परफोरेटेड कवर प्लेट्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे या चारों फेसेस पे लेसिंग और बैटन्स की जगह परफोरेटेड कवर प्लेट्स यूज कर लिए। इसका बेनिफिट ये रहता है कि बॉक्स के जो अंदर का सेक्शन है वो रीचेबल हो जाता है पेंटिंग और मेंटेनेंस वगैरह के लिए, क्योंकि जो परफोरेटेड कवर प्लेट्स हैं, ये जो कवर प्लेट है इनमें अंदर होल बने हुए होते हैं और उन होल की हेल्प से अंदर रिवेटिंग भी की जा सकती है। जैसे अंदर से रिवेट फॉर्म करने हैं तो वो भी किया जा सकता है, उसके अलावा पेंट किया जा सकता है अंदर। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर परफोरेटेड कवर प्लेट हम यूज करें बॉक्स एंगल सेक्शन जो कि 4 बॉक्स बिल्टअप सेक्शन जो कि 4 एंगल से बना हुआ है इस केस में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 एंगल बॉक्स सेक्शन। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।